नमस्कार दोस्तों, ईजेनित के इस प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत है। और मैं राजनीति विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत टॉपिक लेकर के आपके सामने। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिद्धांत क्यों इजाद हुए और सिद्धांत की परिभाषा क्या होती है, किन्हें सिद्धांत कहा जाता है। तो जिन्होंने किसी व्यवस्था के अंदर कोई समस्या देखी और उसका समाधान प्रस्तुत किया तो सिद्धांत बन गए, थ्योरी बन गई। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति बनी रहे, एक व्यवस्था बनी रहे, लोगों का जीवन स्तर आज से बेहतरीन कल बने, इसी उद्देश्य से इन सिद्धांतों का निर्माण हुआ है। इसी उद्देश्य से इन सिद्धांतों को पढ़ा जाता है और पढ़ाया जाता है हम जैसे अध्यापकों के द्वारा। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, जिनकी महत्ता है, और कुछ सिद्धांत ऐसे होते हैं जिनकी महत्ता कम है लेकिन आने वाले टाइम पर हो सकता है कि उनकी महत्ता ज़्यादा हो जाए। जैसे एक सिद्धांत आता है सौदेबाजी का सिद्धांत, बहुत सूक्ष्म रूप से पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है, लेकिन आने वाले समय में ऐसे सिद्धांतों की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। पढ़ेंगे वो सिद्धांत भी अपन। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यदि सिद्धांतों की बात करें तो कोई भी परीक्षा की दृष्टि से यदि अपन देखें तो यथार्थवादी सिद्धांत, आदर्शवादी सिद्धांत, यानी उन सिद्धांतों के बारे में बता रहा हूं मैं आपको जो राजनीति विज्ञान की इन परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती हैं, सिलेबस में दी हुई होती है। यथार्थवादी सिद्धांत, आदर्शवादी सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत। और मार्क्सवाद तो है ही ऐसी चीज जिसे चाहे विचारकों में पढ़ें, राजनीतिक सिद्धांतों में पढ़ें, मार्क्स मिल ही जाएगा। तुलनात्मक राजनीति में भी मार्क्सवाद मिलेगा। उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद को पढ़ते हैं तो भले ही मार्क्स खुद नहीं मिले, लेकिन मार्क्स की थियरी आज भी आगे बढ़ाई जा रही है उनके विचारकों, उनके समर्थकों के द्वारा, उनके चेले चपाटियों के द्वारा। उदारवादी सिद्धांत और उदारवादी सिद्धांत की बहुत सारी शाखाएं, निर्भरता सिद्धांत, खेल सिद्धांत, व्यवस्था सिद्धांत। तो बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिद्धांतों का निर्माण हुआ है। इसी श्रेणी में अपन स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से सिद्धांत अपन पढ़ने जा रहे हैं। इन सिद्धांतों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रीय हितों पर आधारित होती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भले ही किसी भी सिद्धांत का निर्माण हुआ हो, चाहे वे यथार्थता पर खरे उतर रहे हैं या नहीं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब भी कोई संधि, शांति, समझौते होते हैं तो उनमें राष्ट्रीय हित इंपॉर्टेंट होता है। बर्ट्रैंड जुनवेल विचारक हैं जिनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विवाद बने रहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मूल है, मूल है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का। ऐसा मानना है बर्ट्रैंड जुनवेल साहब का। और इन विवादों का जो निपटारा होता है वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो वार्ता से हो सकता है, सहयोग से हो सकता है, तो विवाद निपट जाएगा बातचीत के माध्यम से। दूसरा शक्ति के माध्यम से। तो जो सिद्धांत वार्ता और सहयोग की बात करता है वो कहलाया आदर्शवादी सिद्धांत, और जो यथार्थता की बात करता है, शक्ति की बात करता है, कठोर शक्ति, शक्ति संघर्ष की बात करता है, ऐसा सिद्धांत कहलाया यथार्थवादी सिद्धांत। तो आदर्शवाद और यथार्थवाद में तुलना भी बताई जाती है, इन पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और जहां पे शब्द मैंने यूज लिया है तुलना, देखिए राजनीतिक विज्ञान में शब्दों का बड़ा ही महत्व है। तुलना जहां पर है इसका मतलब उसमें अंतर और समानता दोनों की बात की जा रही है, जबकि अपन तुलना का मतलब ज्यादातर अंतर को ही समझ लेते हैं, लेकिन तुलना में समानता भी आती है।
समान होना भी अपन उनमें तुलना कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन आदर्शवादी सिद्धांत को देखेंगे, आदर्शवादी सिद्धांत के पॉइंट बिंदुओं को समझेंगे, फिर यथार्थवादी सिद्धांत को समझेंगे, फिर दोनों में तुलना करेंगे। देखते हैं आदर्शवादी सिद्धांत में, नाम से ही जैसा कि पता चल रहा है कि यहां पर आदर्शात्मक बातें की जाती हैं, यहां पर आदर्शात्मक बातें की जाती हैं। आदर्श किसे कहते हैं? और वाद का मतलब सिद्धांत। तो आदर्श को मानने वाला सिद्धांत आदर्शवादी सिद्धांत कहलाया। अब आदर्श किसे कहते हैं? जिसके, अगर सिंपल भाषा में अपन बात करें तो हर व्यक्ति का कोई ना कोई आदर्श होता है, उसको फॉलो करने का प्रयास करता है और जाने अनजाने अपन उसकी चीजों को एक्सेप्ट कर भी लेते हैं। आदर्श वो होता है जिसके जैसा बना जा सकता है, लेकिन एग्जैक्टली वो नहीं बना जा सकता है। भगवान एक आदर्श के रूप में है, उनके जैसा बना जा सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से भगवान नहीं बना जा सकता है। तो ऐसी बातें आदर्शवाद में होती हैं। जो ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष तो होता ही नहीं है, किसी में कोई विवाद ही नहीं है, सहयोग की भावना होती है। हर देश आपस में सहयोग करना चाहता है, सहयोग लेना चाहता है, और ये सहयोग वार्ता के माध्यम से हो सकता है। देखिए, सिद्धांतों की एक खास बात और है, चाहे राजनीतिक सिद्धांतों की हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिद्धांतों की हो, जब अपन किसी सिद्धांत को पढ़ रहे हो ना, तो एज इट इज उस सिद्धांत को आत्मसात कर लेना। आत्मसात से क्या तात्पर्य है? वैसा ही बन जाना है। जब अपन मार्क्स को पढ़ रहे हो तो बिल्कुल मार्क्सवादी बन जाओ, जो पूंजीपतियों का खात्मा करना चाहता है। और जब उदारवाद पढ़ रहे हैं अपन, तो बिल्कुल उदारवादी बन जाना चाहिए कि पूर्ण रूप से हम पूंजीवाद का ही समर्थन करते हैं, जन कल्याण तो पूंजीवाद में ही निहित है। और जब मार्क्सवाद पढ़ रहे हो तो ये ध्यान में आए कि पूंजीपतियों का नाश होने से जन कल्याण हो सकता है, लोगों का कल्याण हो सकता है। तब अपने वो सिद्धांत समझ में आ जाएंगे, और ऐसे समझ में आ जाएंगे कि इनको भूलेंगे भी नहीं। तो जब अपन ये बात कर रहे हैं कि वार्ता और सहयोग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति बनी रह सकती है और सहयोग की भावना होती है, संघर्ष होता ही नहीं है। लेकिन ये तो बातचीत नहीं होती है, इसलिए ऐसा लगता है कि संघर्ष होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की मूल मान्यताएं क्या हैं? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सहयोग पाया जाता है, और आदर्शवाद अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं? यूएनओ, नेम, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं। इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का समर्थन करता है आदर्शवादी सिद्धांत। विश्व सरकार की स्थापना चाहता है, ये ऐसी कल्पना करता है कि एक विश्व की सरकार बन जाए, बस उसी का संविधान हो, उसकी के कानून हो, वो जो कानून नियम विधि बना दे उनको दुनिया के बाकी सारे देश लागू करने का काम करें। ऐसी सरकार की कल्पना करता है, तो विश्व सरकार का समर्थन करता है। क्या ऐसी स्थिति वास्तव में कभी आ सकती है क्या? आपका और हमारा जवाब होगा नहीं आ सकती है, और वास्तव में नहीं आ सकती है। लेकिन जैसा कि कभी कोई एलियंस आक्रमण कर दे धरती के ऊपर, तो शायद ऐसी स्थिति बन जाए कि दुनिया के सारे देश एक हो जाएं और ये कहें यूएनओ में कि आप ही हमारे प्रतिनिधि हैं, अब हमारे नेता आप ही हैं। ये काल्पनिक बात है। तो विश्व सरकार की स्थापना करना चाहता है आदर्शवादी सिद्धांत। आदर्शवादी सिद्धांत युद्ध का उन्मूलन चाहता है, युद्ध नहीं चाहता है, युद्ध को जड़ से समाप्त कर देना चाहता है। राष्ट्रों के मध्य सहयोग का समर्थन करता ही है। तो ये इसकी सामान्य प्रकृति है सहयोग की, और सहयोग किस माध्यम से होगी? वार्ता से। इस सिद्धांत का मानना है कि जब बातचीत होगी, बात होने से ही बात बनेगी। पहले एक एडवर्टाइजमेंट आता था, उसमें ऐसा एक कोट आता था
कि बात करने से ही बात बनेगी, तो बात से ही सहयोग बनेगा, और जब सहयोग होगा तो बातचीत जारी रहेगी। तो आदर्शवादी सिद्धांत का ये मानना है कि बातचीत होएगी तो सहयोग बनेगा। तो वार्ता और सहयोग का समर्थन करता है। प्रमुख समर्थक कौन है? कांट, वुडरो विल्सन, ऑर्थर मुरे, अचेसन, डेविड हेल्ड, ये इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं। अब देखिए, व्यवहारवादी क्रांति के बाद, व्यवहारवाद क्रांति 1945 में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवादी क्रांति होती है राजनीति विज्ञान में। हालांकि अन्य विषयों में भी व्यवहारवादी क्रांति होती है और राजनीति विज्ञान से बहुत पहले हो चुकी होती है, लेकिन राजनीति विज्ञान में एक प्रोफेसर थे डेविड स्टन, उन्हें श्रेय दिया जाता है राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद लाने का। तो राजनीति विज्ञान के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी व्यवहारवादी क्रांति होती है और यहां पर कुछ बदलाव आते हैं। आदर्शवादी सिद्धांत ये कहता है कि जब सहयोग की आप बात कर रहे थे, वार्ताओं की बातें कर रहे थे, तो फिर ये पहले दूसरे विश्व युद्ध कैसे हो गए? आप कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में केवल सहयोग ही पाया जाता है। यदि केवल सहयोग ही पाया जाता तो ये युद्ध किस कारण से हो गए? और सिद्धांत तो वो है जो समस्या को देखता है फिर समाधान बताता है। तो इसके भी समाधान बताइए साहब, कि आगे से ऐसी घटनाएं घटित नहीं हो, आगे से इतनी जन धन की अपार हानि नहीं हो। तो आदर्शवादी सिद्धांत में भी व्यवहारवादी क्रांति आई और इसकी दो शाखाएं बन गई, एक शांति अनुसंधान दृष्टिकोण और दूसरा विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण। शांति अनुसंधान दृष्टिकोण नाम से पता चल रहा है, और दूसरा विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण, विश्व की व्यवस्था को देख रहा है। तो शांति अनुसंधान दृष्टिकोण ये कहता है कि युद्ध का नहीं हो, इसका एक समाधान हो सकता है। समाधान ये है कि तथ्यों का संकलन किया जाए, तथ्यों का संकलन। तो तथ्यों के संकलन पर बल देता है शांति अनुसंधान दृष्टिकोण। इसका मतलब क्या है वो मैं भी आपको बताता हूं। अभी जैसे जैसे मैं बता रहा हूं आपको, पॉइंट टू पॉइंट हर पॉइंट की मैं व्याख्या करूंगा बहुत ही तरीके से, आप इसको समझने का प्रयास करें। युद्ध क्यों हुआ? फॉर एग्जाम्पल, भारत चीन के मध्य युद्ध हुआ 1962 में, किस कारण से हुआ? तो क्या नीति थी उनकी, क्या नीति अपनी है, कहां गलतियां हुई? ऐसे फैक्ट्स का संकलन करो, तथ्यों का संकलन करो। तो प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण क्या रहे, उन कारणों की तह में जाइए और फिर से क्या स्टार्ट कर दीजिए, वार्ता स्टार्ट कर दो, और फिर से सहयोग बनेगा। बात करेंगे तो सहयोग बनेगा, ऐसा कहता है शांति अनुसंधान दृष्टिकोण। प्रमुख समर्थक हैं पास्कल लामी साहब। शीत अनुसंधान दृष्टिकोण, शांति अनुसंधान दृष्टिकोण है ये, शांति अनुसंधान दृष्टिकोण। अच्छा इधर हो गया, सॉरी। एक तो हो गया शांति अनुसंधान दृष्टिकोण और दूसरा है विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण। देखो टाइपिंग की मिस्टेक हो गई, आप इसको सही कर लीजिएगा। यह है विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण। पास्कल लामी, फॉग, मैंडलोविच समर्थक हैं। विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण ये कहता है कि तथ्यों के संकलन से ही काम नहीं चल सकता है, तथ्यों के संकलन के साथ साथ में उसका इंप्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। कोई कानून बना दिया जाए तो क्या कानून बनाने से काम चल जाता है? कानून को लागू करवाना पड़ता है। ऐसे ही तथ्यों के संकलन, जो तथ्यों का संकलन किया गया है इसका क्रियान्वयन भी किया जाए। यह कोई किताबी ज्ञान ही नहीं रह जाए, इसे बल्कि व्यवहारिक रूप से भी प्रयोग में लिया जाना चाहिए। तो जहां पर शांति अनुसंधान दृष्टिकोण तथ्यों के संकलन पर बल देता है, तथ्यों का संकलन करता है, वहीं पर विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण तथ्यों के संकलन के साथ साथ उसके क्रियान्वयन की भी बात कहता है, उसकी क्रियान्विति की भी बात करता है। अगली स्लाइड में इसी को तरीके से डिस्क्राइब किया गया है नोट्स टाइप में, वो मैं आपको बता देता हूं।
जो चीज़ मैंने डिस्क्राइब की है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विवाद सतही प्रकृति के होते हैं और इन्हें वार्ता और सहयोग से हल किया जा सकता है। मान्यता क्या है आदर्शवादी सिद्धांत की? अब अपन नहीं भी नोट्स देखें, नहीं भी याद हो तो भी आप भूलेंगे नहीं, आराम से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये कंसेप्चुअल चीज़ है। आदर्शात्मक बातें करता है, जैसे विश्व सरकार का समर्थन करता है, शांति चाहता है, युद्धों का उन्मूलन चाहता है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग चाहता है, विवादों का निदान है, उसका माध्यम सहयोग से उसे निपटाया जा सकता है। विवाद जो हैं उनको सहयोग के माध्यम से, सहयोग कैसे होगा? वार्ता करने से। तो वार्ता और सहयोग का समर्थन करता है। ठीक है। नैतिकता पर बल देता है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का समर्थन करता है ये सिद्धांत। आदर्शवादी सिद्धांत विश्व सरकार का समर्थन करता है, युद्ध का उन्मूलन चाहता है और राष्ट्रों के मध्य सहयोग पर बल देता है। समर्थक कौन कौन है आदर्शवादी सिद्धांत के? तो कांट, वुड्रो विल्सन, अर्थ मुरे, अचेसन, डेविड हेल्ड, ये आदर्शवादी सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं। व्यवहारवादी क्रांति होती है और व्यवहारवादी क्रांति के बाद में आदर्शवादी सिद्धांत दो शाखाओं में बढ़ जाता है, शांति अनुसंधान दृष्टिकोण, विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण। शांति अनुसंधान दृष्टिकोण तथ्य के संकलन की बात करता है और विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण, शांति अनुसंधान दृष्टिकोण तथ्यों के संकलन पर बल देता है और विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण तथ्यों के संकलन के साथ साथ उनके क्रियान्वयन की भी बात कहता है। यथार्थवादी आदर्शवादी सिद्धांत की आलोचना करते हैं। यथार्थवाद पढ़ेंगे तब आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यथार्थवादी सिद्धांत ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सहयोग ही पाया जाता है क्या? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तो संघर्ष भी पाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति और शक्ति संघर्ष भी पाया जाता है। केवल अपन बात करें सहयोग ही पाया जाएगा, नैतिकता योगी, ऐसा नहीं है। दूसरा, मनुष्य में दुर्गुण भी होते हैं। सहयोग और नैतिकता तो केवल तभी होगी जब उसमें सद्गुण मानता है सिद्धांत। आलोचनाएं बता रहा हूं आपको। क्या एक ही सरकार हो विश्व सरकार, ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है कि ऐसा हो। यह आदर्शवादी सिद्धांत की महत्वपूर्ण मान्यताएं हैं। फिर अपन बात करते हैं यथार्थवादी सिद्धांत की। आदर्शवादी सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत यथार्थवादी सिद्धांत, नाम से पता चल रहा है यथार्थवादी सिद्धांत, रियलिज्म, यथार्थवाद। क्या है रियलिज्म, यथार्थवाद? ये यथार्थवाद करता है जो वास्तविक है, जो रियल में है, कि साहब सहयोग नहीं है। यदि केवल सहयोग ही होता तो बताइए पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध क्यों हो गया? और वास्तव में ये सिद्धांत आया भी इसलिए था कि जो पाश्चात्य देशों ने, यूरोपियन कंट्रीज में ये युद्ध हुए तो उनको सही सिद्ध करना चाहता था। जब दुनिया के अन्य देशों में इसकी आलोचना हो रही थी कि इन्होंने तरस नहीं खाया और लाखों लोगों की हत्याएं कर दी गई, जान ले ली गई। अमेरिका ने एक बार भी नहीं सोचा कि हम परमाणु बम डालेंगे तो इसका कितना भयंकर विनाशकारी परिणाम होगा, हिरोशिमा नागासाकी तबाह हो जाएंगे, लाखों लोग मारे जाएंगे। तो वास्तव में यथार्थवादी सिद्धांत इसीलिए लाया गया है। इसका जो कार्य क्षेत्र है, मार्गेनथाउ यथार्थवाद का जनक माना जाता है, मार्गेनथाउ। तो मार्गेनथाउ का कार्य क्षेत्र भी अमेरिका ही रहा। तो एक आलोचना होती है यथार्थवाद की कि यूरोपियन कंट्रीज को बचाने के लिए आया है सिद्धांत है। इसने अपना सिद्धांत देकर के जो प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध में जो कारनामे किए उन्होंने उसे बचाने के लिए आया सिद्धांत है। यथार्थवादी सिद्धांत ये कहता है कि युद्ध इसलिए हुए कि इनमें शक्ति संघर्ष पाया जाता है, कि इनमें जो देश हैं इन देशों में
संघर्ष की स्थिति होती है, शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, तो शक्ति के लिए संघर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है? शक्ति के लिए संघर्ष है। ये कोटेशन है मार्गेंथाउ की कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। मार्गेंथाउ यथार्थवाद का जनक, जो ये कहता है कि व्यक्ति में शक्ति में संघर्ष क्यों होता है, तो व्यक्ति में दुर्गुण पाए जाते हैं, ये मानना है मार्गेंथाउ का। अब यथार्थवाद का धीरे धीरे विकास हुआ, तो यथार्थवाद में मार्गेंथाउ के पहले भी जाने अनजाने कई लोगों ने ऐसी बातें कर दी कि व्यक्ति में तो दुर्गुण ही होता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति का संघर्ष है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में युद्ध होते ही इसलिए हैं, युद्ध अवश्यम भावी हैं। ऐसी ऐसी बातें उन्होंने लिख दी, उन्हें पता ही नहीं था कि वो यथार्थवाद की बातें लिख रहे हैं। लेकिन किसी ने सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किया। जिसने सिद्धांत सबसे पहले दिया वो मार्गेंथाउ है। और शुरू में सिद्धांत प्रस्तुत नहीं कर पाए लेकिन बातें बोल दी, ऐसे यथार्थवादियों को कहा जाता है प्रारंभिक यथार्थवाद। वापिस समझ लेना, यथार्थवाद का जनक है मार्गेंथाउ, लेकिन मार्गेंथाउ के पहले भी यथार्थवाद की बातें कर दी गई जाने अनजाने विचारकों के द्वारा। उन्हें प्रारंभिक यथार्थवादी कहा जाता है। परंपरागत यथार्थवाद, मार्गेंथाउ ने जिस यथार्थवाद की शुरुआत की, जिसमें उसने संघर्ष पर बल दिया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संघर्ष पर आधारित है, शक्ति पर आधारित है, वो परंपरागत यथार्थवाद कहलाया। फिर क्या होता है, हम देखते हैं जैसे मार्क्सवादी सिद्धांत नव मार्क्सवादी आ गए, उदारवादी सिद्धांत नव उदारवादी आ गए, प्रकार्यवादी सिद्धांत नव प्रकार्यवादी आ गए। तो जो नव आ जाते हैं ना, ये वो लोग होते हैं जो मूल बातों को नहीं छोड़ते हो सिद्धांत की। जैसे नव उदारवादी हैं तो उदारवाद की मूल बातों को नहीं छोड़ेंगे। नव मार्क्सवादी हैं तो वो भी ये कहेंगे कि पूंजीपतियों का खात्मा होना चाहिए। उदारवादी हैं, नव उदारवादी हैं, वो भी यही कहेंगे कि पूंजीवाद बना रहना चाहिए। लेकिन हर सिद्धांत में कोई ना कोई कमी रह जाती है जिसकी आलोचना की जाती है। उस कमी को फुलफिल करने का प्रयास किया जाता है तो वो नया सिद्धांत बन जाता है, उसी को अपन नव कह देते हैं। तो यथार्थवाद की मूल बात क्या है? शक्ति संघर्ष की बात कर रहा है, व्यक्ति में दुर्गुण पाया जाता है। तो जहां यथार्थवाद आ गया, ये भी ऐसी ही बात करेगा। लेकिन इसकी आलोचना क्या हो सकती है? क्या सहयोग नहीं पाया जाता कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सहयोग भी पाया जाता है? तो इस सहयोग को एक्सेप्ट कर लेगा साहब। तो नव यथार्थवाद में क्या हो गया, जो संघर्ष को तो मानता ही मानता है और संघर्ष के साथ में वह सहयोग को भी मानने लग जाता है, वो हो जाता है नव यथार्थवाद। यहां पे मार्गेंथाउ साहब और यहां पर है केनेथ वोल्टेज। केनेथ वोल्टेज, फिर इसको डिटेल में पढ़ेंगे अपन। इसकी अन्य शाखाएं भी निकली नव यथार्थवाद की, संरचनात्मक यथार्थवाद, अधिकतम यथार्थवाद, न्यूनतम यथार्थवाद। फिर आता है द्विधारी यथार्थवाद। द्विधारी यथार्थवाद ये कहता है कि इतने सारे यथार्थवाद हैं, अधिकतम यथार्थवाद, न्यूनतम यथार्थवाद, इटालियन यथार्थवाद, रणनीतिक यथार्थवाद, वाम यथार्थवाद, जो आपके सामने लिख रखे हैं, प्रारंभिक, परंपरागत, नव यथार्थवाद। यथार्थवाद तो दो ही प्रकार के मानता है, ठीक है। एक ऑफेंसिव मानेगा, ऑफेंसिव यथार्थवाद आगे पढ़ेंगे अपन, और एक मानेगा न्यू रियलिज्म का। न्यू रियलिज्म का ही एक और नाम है संरचनात्मक यथार्थवाद। तो ये दो ही यथार्थवाद को मानता है, ऐसा सिद्धांत क्या हो जाएगा? द्विधारी यथार्थवाद। फिर अपन पढ़ेंगे अधिकतम और न्यूनतम यथार्थवाद।
एक विचारक है रॉबर्ट हुकर। रॉबर्ट हुकर रॉबर्ट हुकर साहब अधिकतम यथार्थवाद का भी जनक है, न्यूनतम यथार्थवाद का भी जनक है। क्या है इसमें सिद्धांत आए क्यों है, मैंने आपको पहले ही बताया है। शांति चाहते हैं ये, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं पड़े, शांति बनी रहे। तो शांति कब रहेगी? तो रॉबर्ट हुकर साहब कहता है कि दुनिया में जब एक ही शक्ति हो, माथापच्ची खत्म हो जाए, कि वो शक्ति जो छोटे मोटे देश हैं उनको धमका करके काम करवा ले, कैसे कर, और नहीं करेगा तो उसे युद्ध कर ले। तो यदि युद्ध चाहेगा तो वो हार जाएगा, और युद्ध नहीं चाहेगा तो वो वैसे बात मान लेगा, बात नहीं मानेगा तो युद्ध हो जाएगा, युद्ध में हार जाएगा, तो शांति बनी रहेगी। तो जब एक ही ध्रुव हो दुनिया में, एक ही शक्ति हो, एक ही ध्रुव हो, ऐसा यथार्थवाद कहलाता है न्यूनतम यथार्थवाद। फिर खुद ही कहते हैं कि यदि दो शक्ति हो तो भी शांति हो सकती है। कैसे? दो बराबर की शक्ति हैं, बराबर है इनकी शक्तियां, कि लड़ेंगे तो पता नहीं कि कौन जीतेगा। अब भारत ऑस्ट्रेलिया की टीम है, ये इंडियन क्रिकेट टीम रही है, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम, कौन जीतेगी पता ही नहीं, मैच होने के बाद पता चलता है। तो दुनिया में दो ही शक्ति हो तो भी शांति हो सकती है। तो इनसे पूछा गया कैसे हो सकती है, तो इन्हें कहा कि ये दो चुटर पुटर हैं, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, कुवैत, छोटे छोटे देश, या तो इसमें मिल जाएंगे या इस गुट के साथ में चले जाएंगे। ये इधर गया, अब ये देश तो इनकी रक्षा करेगा और ये इनकी रक्षा करेगा, युद्ध होएगा ही नहीं। ऐसी स्थिति में भी युद्ध नहीं होएगा तो क्या बनी रहेगी? शांति बनी रहेगी। तो जब दो ध्रुव हैं दुनिया में, दो ही देश हैं, दो ही शक्तियां हैं, दो महाशक्तियां हैं, ऐसी व्यवस्था द्विध्रुवीय व्यवस्था है, तो दो ध्रुव हो गए दुनिया में तो भी शांति बनी रहेगी। यह कहलाता है अधिकतम यथार्थवाद। न्यूनतम यथार्थवाद में कितनी शक्ति है? एक। याद करते रहना, यहीं पर आप इसको रिवाइज करते रहना, लिखने की जरूरत नहीं है, अभी आगे लिखा हुआ है, आराम से लिख लीजिएगा। आप अभी समझिए इस चीज को कि यदि एक ही ध्रुवीय व्यवस्था है तो शांति बनी रहेगी, न्यूनतम यथार्थवाद। और दुनिया में दो ध्रुव हैं, दो शक्तियां हैं, दो महाशक्तियां हैं, तो शांति बनी रहेगी। अब दुनिया में बहुत सारे ध्रुव हो गए। मान लीजिए ये यूएसए की शक्ति है, ये शीतकाल का वक्त चल रहा है, शीत युद्ध का वक्त है, यह है यूएसए और यह है यूएसएसआर, कोल्ड वॉर का समय चल रहा है। बातों में चाहे 1000 गालियां इसने दी, 1000 इसने सुनी, या 1500 इन्होंने दे दी और 1500 इसने सुन ली, युद्ध हुआ क्या? नहीं हुआ। ये द्विध्रुवीय व्यवस्था है, इसको अधिकतम यथार्थवाद कहते हैं। अब व्यवस्था बदल गई, इसके पास ही परमाणु बम था, इसके पास ही परमाणु बम था, यही तो शक्ति थी। कि यदि इसको भी पता है कि यदि मैंने एक परमाणु बम डाल दिया तो ये कोई जापान तो है नहीं, हिरोशिमा नागासाकी तो है नहीं, ये मेरे आग गिरा करके 2 डाल जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है युद्ध स्टार्ट करने का। अब ऐसे दुनिया में इनके बाद में ब्रिटेन, फ्रांस, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, उत्तरी कोरिया, ईरान, इतने देशों के पास परमाणु बम आ गए। हालांकि उत्तरी कोरिया और ईरान के ऊपर संदेह है अभी कि बन रहा है, बन गया है, लेकिन यदि इन दो को छोड़ भी दें अपन, इसको और इसको छोड़ भी दें, तो भी इतने सारे देश तो हैं जिनके पास में परमाणु बम है, फिर भी शांति बनी हुई है। ये होगी बहुध्रुवीय व्यवस्था, बहुत सारे देशों के पास में शक्ति है। तो द्विध्रुवीय हो चाहे बहुध्रुवीय हो, यह अधिकतम यथार्थवाद है। ठीक है, एक लफड़ा है आपके कम हो गया इसमें,
कि अपने को जो याद करने की समस्या है ना कि कौन इसका जनक है, तो अधिकतम और न्यूनतम और एक ही आदमी का नाम याद रखना है, रॉबर्ट हुकर। लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है कि अधिकतम और न्यूनतम दोनों का ही रॉबर्ट हुकर है कि नहीं है। तो रॉबर्ट हुकर अधिकतम यथार्थवाद और न्यूनतम यथार्थवाद दोनों का जनक है। फिर आता है इटालियन यथार्थवाद। पुनर्जागरण की शुरुआत इटली में हुई थी। अब जिनको पुनर्जागरण भी नहीं पता है उनको थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, जिनको पता है वो अपने आप को 30 मार्क का समझे कि बहुत बढ़िया बात है, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रहे हो और पुनर्जागरण यदि आपको पता है तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। बता देता हूँ, बहुत जगह पे काम आने वाली है। पुनर्जागरण संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, पुनः जागना, दोबारा जागना, यानी एक बार जगे थे फिर सो गए, अब दोबारा जाग रहे हैं। तो ऐसा एक वक्त आया था जब दोबारा जागे, वो 14वीं 15वीं शताब्दी थी। उसी इस पुनर्जागरण की शुरुआत इटली में हुई थी। पुनर्जागरण आने के पहले मतलब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार नहीं हुआ था। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोगों के पास में ज्ञान नहीं था। आज रामायण के अपन बहुत सारी पुस्तक छपी हुई देखें, रामचरितमानस, कुरान, बाइबिल खरीदते हैं, ले आते हैं। पहले मूल प्रति होती थी, उसी से लिखा जाता था। किसी भाई जी को पढ़नी होती थी तो वही किताब आगे पहुंचाई जाती थी, वो पढ़ लेता था, वापस दे जाता था, और नहीं देता, भूल जाते तो भूल गए, बाजार से दूसरी नहीं मिलती थी। यानी साहित्य, कला, संगीत, इनका विकास हुआ था इटली के अंदर पुनर्जागरण में। तो जो वर्तमान में कला, साहित्य, सिनेमा, इनका जो अपन विकास देख रहे हैं, यथार्थ विकास देख रहे हैं, वही इटालियन यथार्थवाद है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पुनर्जागरण मेरे को बताना पड़ा क्योंकि इटालियन यथार्थवाद जिसे अपन कहते हैं, कला, साहित्य, संगीत, सिनेमा से रिलेटेड जो है, ये पुनर्जागरण से कोरिलेट करता है। रणनीतिक यथार्थवाद पढ़ेंगे अपन। एक आएगा वाम यथार्थवाद, लेफ्ट विंग। अपन सामान्यतया लेफ्ट विंग उन्हें कहते हैं, दक्षिणपंथी, वामपंथी। जो आज जो चल रहा है उससे असंतुष्ट रहते हैं, वो उसमें बदलाव चाहते हैं, वही है लेफ्ट विंग। जैसे भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, सीपीआई, सीपीआईएम को लेफ्ट विंग माना जाता है। कांग्रेस, बीजेपी राइट विंग है। तो वाम यथार्थवाद क्या है? जो साम्यवादी देश हैं वहां भी भौतिकवादी कल्चर आ गया, वहां भी पूंजीवाद पनप गया, वहां भी यथार्थवाद को जगह मिल गई। जैसे चाइना, रशिया, उत्तरी कोरिया, हालांकि उत्तरी कोरिया में कम है थोड़ा, चाइना में अच्छा खासा है ही। यही वाम यथार्थवाद है। अब इन्हीं को अपन आगे की स्लाइड में डिस्क्राइब करते हैं, इनको समझते हैं डिटेल में। प्रारंभिक यथार्थवाद, जैसा कि मैंने आपको बताया, यथार्थवाद का जनक कौन है? मार्गेनथाउ। मार्गेनथाउ के आने के पहले जाने अनजाने किसी ने ऐसी बातें कर दी यथार्थवाद की, जैसी यथार्थवाद की बातें क्या है? पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है कि यथार्थवाद शक्ति और संघर्ष पर आधारित है। शक्ति संघर्ष का समर्थन करता है, जबकि आदर्शवाद किसका समर्थन कर रहा है? सहयोग का समर्थन कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सहयोग पाया जाता है। यथार्थवाद क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सहयोग नहीं होता है, संघर्ष पाया जाता है। शक्ति के लिए संघर्ष है, शक्ति प्राप्त करना चाहता है। और वक्त मिले आपको तो एक अजीत डोभाल जो है अपने मुख्य सुरक्षा सलाहकार हैं, उनका शक्ति के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है यूट्यूब पर, वो देखिएगा, जिसमें वो बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमेशा उसी को याद किया गया है जिसके पास में शक्ति है, और उस शक्ति का प्रयोग ये सही तरीके से हुआ है और उसने विजेता बना है, तो उसी की शक्ति को याद किया गया है, भले ही वो किसी भी तरीके से की गई हो, वो विजय किसी भी तरीके से प्राप्त की गई हो। टॉपिक पे आते हैं। तो प्रारंभिक यथार्थवाद जो मार्गेनथाउ के
पहले के ऐसे विचारक हैं जिन्होंने जाने अनजाने यथार्थवाद की जैसी बात कर दी हो, जिन्होंने शक्ति संघर्ष की बातें कर दी हो, वो प्रारंभिक यथार्थवादी हैं। कौन कौन आते हैं? यूसिडाइडिस। इनकी कोटेशन है, युद्ध जितने समय तक चलता है उतना ही परिस्थितियों पर निर्भर करता है। एक और इंपॉर्टेंट, कॉलवेट्स की पुस्तक है ऑन वॉर, और इसमें लिखते हैं फ्रांसीसी क्रांति में जो युद्ध हुआ इसने युद्ध को व्यवसाय बना दिया। अब से पहले जो युद्ध होते थे उससे जनता को नुकसान नहीं होता था, राजा महाराजाओं के बीच में हो जाया करते थे। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के बाद में पता चला कि युद्ध से जो जमीनें तैयार होती है, साम्राज्यवाद को भी बढ़ावा दिया जा सकता है, यानी व्यवसाय बना दिया युद्धों को। एरिक कॉपमैन, किसी भी राष्ट्र का प्रमुख उद्देश्य शक्ति का संचय और प्रदर्शन करना है। मार्गेंथाउ क्या कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष पाया जाता है किसके लिए? शक्ति के लिए। ये क्या कह रहा है? शक्ति का संचय करना ही राष्ट्रों का प्रमुख उद्देश्य है। राइनल्ड नेबुर साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है ये एग्जाम में भी। राइनल्ड नेबुर कहते हैं कि आदर्शवादी सिद्धांत प्रकाश की संतान है और यथार्थवादी अंधकार की संतान है, लेकिन फिर भी अंधकार ज़्यादा बढ़िया है, फिर भी अंधकार ही बढ़िया है, यानी यथार्थवाद ज़्यादा बढ़िया है, अंधकार का रास्ता बेहतर है। राइनल्ड नेबुर की डेफिनेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है एग्जाम में। फिर आते हैं E.H. कार। ये शक्ति संतुलन सिद्धांत को शक्ति के समान वितरण के रूप में परिभाषित करते हैं। शक्ति संतुलन की बात करता है E.H. कार। सो इनके मेन पॉइंट्स हैं, उनको याद कर सकते हैं अपन, मुख्य बिंदुओं को। यूसिडाइडिस क्या कहता है? युद्ध जब तक चलेगा परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। कॉलवेट्स ऑन वॉर में कहते हैं फ्रांसीसी क्रांति ने युद्ध को व्यवसाय बना दिया। कॉपमैन साहब कहते हैं कि राष्ट्रों का शक्ति संचय प्रदर्शन है। राइनल्ड नेबुर कहते हैं आदर्शवादी सिद्धांत प्रकाश की संतान है, यथार्थवादी अंधकार की संतान है, लेकिन फिर भी यथार्थवाद ज़्यादा बेहतर है, अंधकार ज़्यादा बेहतर है। E.H. कार साहब यहाँ पे बात कर रहे हैं शक्ति संतुलन सिद्धांत की। क्या है शक्ति संतुलन सिद्धांत? थोड़ा सा देख लेते हैं, समझा देता हूँ आपको। देखिए, शक्ति संतुलन सिद्धांत क्या है? नाम से पता चल रहा है, संतुलन बनाएगा किसका? शक्ति का। अधिकतम यथार्थवाद, न्यूनतम यथार्थवाद में जो अपन ने बात की, उसकी बात यहाँ पर E.H. कार साहब ने कर दी इनडायरेक्ट रूप से। शक्ति का संतुलन, शक्ति का समान वितरण है। ये यूएस से है, ये USSR है। चाहे जितनी गालियां निकाली हो, मैंने बताया 1000 इसने, 1500 इसने। ये यूएस से है, ये USSR है। लेकिन क्या इनके मध्य युद्ध हुआ? क्यों नहीं हुआ? शक्ति का क्या? शक्ति इसके पास भी है और इसके पास भी है, फिर भी युद्ध नहीं हुआ। हाल ही में भारत चीन के मध्य चाहे कितना भी तनाव हो गया हो, युद्ध हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इनमें क्या है? शक्ति का संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम है, बैलेंस है पावर का दोनों में, यही शक्ति संतुलन है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को डरा नहीं सकता, धमका नहीं सकता। अगर उसने कहा कि 1962 का युद्ध याद कर ले, तो भारत ने भी जवाब दिया कि 1962 में राज में बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं। हमने 1962 के बाद कोई युद्ध नहीं हारा, और आपने 1962 के बाद जितने युद्ध किए, वियतनाम जैसे छोटे से देश से हार गई। तो कोई देश दूसरे देश को डराने में, धमकाने में या प्रत्यक्ष रूप से युद्ध करने में सक्षम नहीं होता है। यही शक्ति संतुलन है, एक देश दूसरे देश को, यह है शक्ति संतुलन। तो ऐसे शक्ति संतुलन की बात की जा रही है E.H. कार के द्वारा।
जो किस पर आधारित है? शक्ति के समान वितरण पर आधारित है, शक्ति का समान वितरण। ये इस कारण ऐसी बात करते हैं। श्वार्ज़बर्नर के अनुसार राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति प्राप्ति के लिए भाग लेना चाहिए। ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए जहां पर कोई शक्ति प्राप्त नहीं हो रही है। शक्ति क्या है? राष्ट्र का हित है, इंपॉर्टेंट हित है। और राष्ट्र का हित किस में निहित है? शक्ति में। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यदि कहीं भाग ले रहे हैं, सार्क का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा था, कोई बातचीत ही नहीं हो रही थी, इसलिए सार्क के कितने भी सम्मेलन हुए होने ही बंद हो गए। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रों को शक्ति प्राप्ति के लिए ही भाग लेना चाहिए, ये कहना है श्वार्ज़बर्नर साहब का। हेनरी किसिंजर अमेरिकी विदेश मंत्री रहे हैं और ये विदेश की ही बात करेंगे। एक कोट बताया मैंने याद रखने के लिए। हेनरी किसिंजर जो स्वयं एक विदेश मंत्री थे, उन्होंने विदेश टाइप की बात की है। क्या बात की है? देखिए, अमेरिका की विदेश नीति भी शक्ति पर आधारित है। ये सटल डिप्लोमेसी की अवधारणा देते हैं। क्या होती है सटल डिप्लोमेसी? यात्राएं करनी चाहिए। एक देश दूसरे देश की यात्राएं करेगा तो सहयोग बढ़ता है, संबंधों में सुधार होता है, ऐसा कहना है हेनरी किसिंजर साहब का। ये प्रारंभिक यथार्थवादी हैं। मार्गेनथाउ के पहले कोई किसी ने भी ऐसी बातें की है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, शक्ति से संबंधित बातें की हैं। जानबूझ करके तो किसी ने की नहीं। यदि जानबूझ करके ऐसी बातें करते तो फिर सिद्धांत दे देते। अनजाने में यदि ऐसी बात कर दी, उन्हें कहा जाता है प्रारंभिक यथार्थवादी। तो प्रारंभिक यथार्थवादी और परंपरागत यथार्थवादियों में फर्क है। जब क्वेश्चन पूछा जाए निम्न में से कौन परंपरागत यथार्थवाद से संबंधित है, तो ये आपकी जिम्मेदारी, आप ध्यान रखेंगे। ये प्रारंभिक यथार्थवादी है। आगे चलते हैं अपन। अब आते हैं परंपरागत यथार्थवाद पर और इसको समझते हैं। पहले परंपरागत यथार्थवाद मार्गेनथाउ ने दिया है। बार बार मैं जिक्र कर रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मार्गेनथाउ। क्वेश्चन आते हैं यथार्थवाद पर, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दो सिद्धांत अपना अलग ही स्थान रखते हैं, एक आदर्शवाद और दूसरा यथार्थवाद। ऐसी कोई एग्जाम नहीं है दुनिया में, ऐसा किसी यूनिवर्सिटी का सिलेबस नहीं है जिसमें यथार्थवाद, आदर्शवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नहीं हो। खेल सिद्धांत, व्यवस्था सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की। परंपरागत यथार्थवाद क्या है? जब मार्गेनथाउ ने यथार्थवाद का सिद्धांत दिया, यही परंपरागत यथार्थवाद के अंतर्गत आता है। शुरू में दिया सैद्धांतिक रूप सबसे पहले मार्गेनथाउ ने दिया, इसलिए मार्गेनथाउ को यथार्थवाद का जनक कहा जाता है। मार्गेनथाउ के बारे में थोड़ा सा जानना चाहो तो जन्म इसका जर्मनी में हुआ था, लेकिन इसका कार्य क्षेत्र अमेरिका रहा है। कर्म भूमि इसकी अमेरिका रही है। अब इसका जीवन काल है ना, ये बड़ा, किसी भी थॉट को यदि समझना है, किसी भी विचारक को यदि समझना है, तो हमें उसका वो टाइम पीरियड याद होना चाहिए कि किस सदी में हुआ था। जिस सदी में हुआ है उसका उसके विचारों पर बहुत प्रभाव पड़ा है। इसी सदी का एक और विचारक है, देखिए ये यथार्थवादी है, और इसी सदी का एक और विचारक है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तो नहीं, लेकिन राजनीति विज्ञान में आदर्शवाद से संबंधित है, आदर्शवादी पद्धति से संबंधित है। उसका नाम है माइकल ऑक्सफोर्ड। नाम सुना होगा आपने, जिनके लिए ये कहा जाता है कि ऐसे विचारक, क्वेश्चन आता है माइकल ऑक्सफोर्ड पे कि ऐसे कौन से विचारक हैं जो 20वीं सदी में हुए हैं, आधुनिक युग में हुए हैं, लेकिन फिर भी उनका आधुनिक राजनीति में कोई योगदान ही नहीं है। ऐसे कुछ विचारकों के नाम आते हैं, एरिक वोगलिन, हन्ना ओरेंट, माइकल ऑक्सफोर्ड। माइकल ऑक्सफोर्ड भी इसी सदी के हैं, 20वीं सदी, पूरी 20वीं सदी निकाली है। अब इसने देखो
20वीं सदी स्टार्ट होते ही पहले दशक में जन्म हो गया, अंतिम दशकों तक जी रहा है। क्या देख रहा है वो इस दुनिया में? जब वो 10 साल का भी नहीं था पहला विश्व युद्ध देख लिया। जब वो थोड़ा समझदार हुआ तो दूसरा विश्व युद्ध तैयार था। फिर थोड़ा समझदार हुआ तब तक उसने शीत युद्ध देखा, लगा कि आज युद्ध हो गया, आज युद्ध हो गया। ऐसा शीत युद्ध इसका हर रात यूं लगता था कि कल ही शायद यूएसएसआर में युद्ध हो जाएगा। जैसे आज मीडिया वाले दिखाते हैं ना, जब टीवी चैनल ऑन करते हैं तो लगता है कि आज ही भारत चीन का युद्ध हो जाएगा। इस तरीके से दिखाते हैं, आज ही भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाएगा। ऐसी ही कुछ स्थिति है। तो हम किस चीज को सकारात्मक और नकारात्मक का प्रभाव देखो कैसे पड़ता है। एक व्यक्ति तो शराब पीकर के घर आता है, उसके 2 संतानें हैं। एक संतान देखती है कि पापा रोज दारू पी करके आते हैं, मैं नहीं पीऊंगा, उसने जीवन में कभी शराब नहीं पी। और दूसरा व्यक्ति जिसने देखा पापा बोतल किधर रखते हैं, 1 घूंट ले ली, 2 ले ली, धीरे धीरे पापा से भी ज़्यादा होशियार हो गए। तो किसी चीज़ का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव व्यक्ति खुद के अंदर से ही विकसित करता है। तो यहां पर इतना संघर्ष देखा मार्गेनथाउ ने कि मार्गेनथाउ ने यही समझ लिया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में केवल संघर्ष है। जबकि ऑक्सफोर्ड इतना आदर्शवादी बन गया कि क्या हो रहा है दुनिया में, कितने लोग मारे जा रहे हैं, और फिर भी यूएसएसआर और यूएस से डर नहीं रहे हैं। तो ये आदर्शवादी बन जाता है। कई एग्जाम्स में, कई यूनिवर्सिटी के सिलेबस में माइकल ऑक्सफोर्ड शामिल होता है और आदर्शवादी विचारक है। प्रश्न जो आता है वो मैंने आपको बताया, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो 1904 से 1980 का इनका काल था। ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। ये सन देकर के इन पुस्तकों को लिखा है। जिस प्रकार आजकल प्रश्नों की प्रकृति बदल रही है, सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, तो ये ईयर भी कि कब कब ये पुस्तकें बनी हैं, कौन से सन में बनी हैं, वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। सबसे इम्पोर्टेंट बुक इसमें 1948 में जो आई है, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस है। इसी में इसने यथार्थवाद को बहुत ही डिटेल में बताया है। मार्गेनथाउ पे और क्वेश्चंस क्या आते हैं, तो बुक पे क्वेश्चन आता है। मार्गेनथाउ के यथार्थवाद के 6 नियम हैं और 9 कूटनीति के नियम हैं। 6 तो यथार्थवाद के नियम और 9 कूटनीति के नियम हैं। यहां से प्रश्न आते हैं। इनके अलावा 3 शांति के प्रयास भी बताता है, वो भी अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन बात करें तो मार्गेनथाउ की ये पुस्तक जो मैंने आपको बताई है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिक्स अमंग नेशन 1948 में आती है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। इसी में यथार्थवाद का सिद्धांत देता है। इसमें क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यदि कोई देश मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो उनका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय हित की प्राप्ति। और राष्ट्रीय हित क्या है किसी भी देश का? शक्ति को प्राप्त करना। अब शक्ति की कोई ऐसे डेफिनेशन नहीं है कि शक्ति क्या है, लेकिन ये शक्ति इसको मानता है। मार्गेनथाउ किसे कहता है शक्ति, या यथार्थवाद में शक्ति किसे माना जाता है? मार्गेनथाउ ये कहता है कि अपनी बात को सामने वाले से मनवा लेना ही शक्ति है। अगर अपनी बात कोई मान रहा है ना, सामने वाला मान रहा है, इसका मतलब अपने पास में शक्ति है। वह बल की बात नहीं करता है शक्ति, कि जो दिखाई दे रही है किसी में कि 6.5 फीट की हाइट है, अच्छा खासा लंबा चौड़ा गठीला बदन है, तो वो शक्तिशाली है। ऐसे शक्ति की बात नहीं कर रहा है। सामने वाला अपनी बात को मान रहा है या नहीं मान रहा है, यही शक्ति है। डेफिनेशन में बताने का तरीका कुछ अलग टाइप का है, लेकिन डेफिनेशन आपको याद हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो राष्ट्र हित के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति चलती है। राष्ट्र हित क्या होता है? शक्ति प्राप्त करना राष्ट्र हित है, और हर देश शक्ति को प्राप्त करना चाहता है। इसलिए शक्ति क्या है? संघर्ष है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में।
हर व्यक्ति चाहता है शक्ति प्राप्त करना, सत्ता प्राप्त करना, सत्ता की दौड़। एक कोटेशन आती है, सत्ता की दौड़, स्लोगन है जो ऋग्वेद काल से चला आ रहा है। तो शक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है। मार्गेंथाउ शक्ति का मतलब क्या बताता है? दूसरे के कार्य व्यवहार को अपने अनुकूल बनवा लेना ही, अपने अनुकूल बनवा लेना ही शक्ति है। मार्गेंथाउ आगे लिखते हैं, शक्ति साध्य और साधन दोनों है साहब। शक्ति साध्य भी है और शक्ति साधन भी है। कैसे है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई देश किस लिए भाग ले रहा है? शक्ति प्राप्त करने के लिए। इन शक्ति उसके लिए क्या है? लक्ष्य है। भारत अमेरिका के पास में जाता है, अमेरिका भारत के पास में आता है, क्या चाहिए उन्हें? शक्ति चाहिए। शक्ति क्या है? साध्य। अब कोई देश भारत को क्यों पूछेगा जी? भारत के पास में शक्ति है, यानी शक्ति साधन का काम कर रही है। 1962 में जब खाने के लिए अनाज के भंडार भी नहीं थे हमारे पास में, अनाज तक खत्म हो गया था, जब लाल बहादुर शास्त्री ने रेडियो पर अनाउंसमेंट किया था, तब अमेरिका ने हमें ऐसे गेहूं भेज दिए थे जिन्हें वहां के पशु भी नहीं खाते। ऐसा क्यों था? शक्ति नहीं थी भारत के पास। तो शक्ति मार्गेंथाउ के अनुसार साध्य और साधन दोनों हैं। दो कोटेशन अब तक अपने पास में मार्गेंथाउ की आ गई है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, शक्ति साध्य और साधन दोनों हैं। पॉलिटिक्स अमंग नेशन बुक में 1948 में इन बातों को मेंशन करता है मार्गेंथाउ।